प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 27 मार्च 2023। विषय है संयत भाषा का इस्तेमाल करें नेता। यह आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। आजकल बिना सोचे समझे बोलने का रिवाज सा चल गया है। कई बार नेता, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, अनर्गल बातें बोलते हैं। वे यह नहीं समझ रहे हैं कि यह सोशल मीडिया का दौर है। देश के किसी भी कोने में कहीं उनकी बात की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मामला सुर्खियों में है। उन्हें मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए सूरत की एक अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके आधार पर उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि सलाहकारों ने राहुल गांधी को सही सलाह नहीं दी, अन्यथा राहुल गांधी माफ़ी मांगकर इस मामले से मुक्त हो सकते थे। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी सज़ा के खिलाफ तत्काल ऊपरी अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया गया। कुछ दिन ही पहले प्रधानमंत्री मोदी पर जब की गई अनर्गल टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। पवन खेड़ा तत्काल हरकत में आए और सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां से उन्हें अंतरिम राहत मिल गई थी। विधि विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि मानहानि के ज़्यादातर मामले अदालत में माफ़ी मांगने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अगर राहुल गांधी भी माफ़ी मांग लेते तो वे न तो दोषी ठहराए जाते और न ही उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त होती। भले ही आज राहुल कह रहे हों, मेरा नाम सावरकर नहीं है, गांधी है। गांधी किसी से माफ़ी नहीं मांगता, जबकि सच यह है कि वे पहले कई बार माफ़ी मांग चुके हैं। साल 2013 में राहुल गांधी ने अपनी ही यूपीए सरकार के एक अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी। वह अध्यादेश उसी कानून को बदलने के लिए था जिसके तहत उनकी सदस्यता रद्द हुई है। तब उन्होंने अध्यादेश को बकवास बताया था। साल 2018 में उन्होंने इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगी थी। फिर 2018 में राफेल मुद्दे पर फंसे राहुल ने 2020 में माफ़ी मांगी थी। वर्ष 2018 में कहे गए चौकीदार चोर है वाले मामले में भी 2019 में माफ़ी मांगकर वे उससे मुक्त हो गए थे। कई अन्य नेताओं ने भी अदालत में माफ़ी मांगकर खुद को बचाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने 2015 में 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस किया था। 3 साल बाद केजरीवाल की ओर से लिखित माफ़ी के बाद मामला समाप्त हो गया था। केजरीवाल अन्य मामलों में भी नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल से माफ़ी मांग चुके हैं। इसी आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी माफ़ी मांग लेते तो शायद उन्हें सज़ा न मिलती और न ही उनकी लोकसभा की सदस्यता जाती। यह सभी स्वीकार करते हैं कि इतने वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद राहुल गांधी नपा तुला नहीं बोलते हैं। कई बार तो उनकी बातों के सिरे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। सदस्यता जाने के बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह मेरी तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा, चाहे मुझे आयोग ठहराएं, मारें, पीटें, जेल में डालें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। मुझे आयोग ठहराया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मेरे अगले भाषण से डरे हुए थे, क्योंकि मैं सदन में आगामी मामले पर अपना अगला भाषण देने वाला था। मैंने उनकी आंखों में यह डर देखा है। उन्होंने एक पत्रकार की भी बिलावजह लानत
लानत मलानत कर दी जो उचित नहीं थी। मैंने पिछले सप्ताह के अपने लेख में कहा था कि नियम कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो आप भले ही कितने खास हो, आपको कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अपने देश के किसी कोने में किसी सांसद, मंत्री अथवा सेलिब्रिटी को हाथ लगाने पर पूरे तंत्र पर हल्ला बोल दिया जाता है। यह बात कई कोई छुपी नहीं हुई है कि भारत में प्रशासनिक कामकाज में भारी राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। नेता अभिनेता क्या, उनके सगे संबंधी भी अपने को कानून से ऊपर मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी होता है, लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों की जो स्थिति है उनके विपक्ष को बेहद कमज़ोर कर दिया है। अब हालात यह है कि 1885 में स्थापित कांग्रेस आज अपनी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रही है। इस साल अनेक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, लेकिन नेतृत्व को लेकर कांग्रेस और विपक्ष ऊहापोह की स्थिति में है। कांग्रेस ने भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि नेपथ्य से गांधी परिवार ही पार्टी का मार्गदर्शन करता है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। ऐसा लगा कि शायद इससे उनके देश में स्वीकार्यता बढ़ जाएगी, लेकिन पुराना अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हश्र तो हम सबके सामने है। पिछले आम चुनाव में प्रचार की कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली थी उन्होंने आक्रामक प्रचार भी किया था। उन्होंने कर्ज माफ़ी, न्याय और राफेल को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। इससे आभास हुआ था कि वे कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में शायद सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार उत्तर प्रदेश में किया, पर वहां कांग्रेस 80 में केवल एक सीट रायबरेली से जीत पाई। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट को भी नहीं बचा पाए। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उतारा गया था, लेकिन वह भी कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी। वहाँ 403 में से कांग्रेस केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो यह मानते हैं कि नेहरू गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का वजूद नहीं रहेगा। दरअसल एक समस्या यह भी है कि कांग्रेस को बिना नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व के कार्य करने की आदत नहीं रही है, और यही वजह है कि पार्टी की यह स्थिति है। यदि कांग्रेस को प्रासंगिक रहना है तो उसे अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाना होगा और संगठन को मजबूत करना होगा, अन्यथा उसके अप्रासंगिक होने का खतरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्य विपक्षी दल की यह स्थिति शुभ संकेत नहीं है। अगला आलेख है इसरो की उड़ान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के प्रक्षेपण के साथ एक नया इतिहास रच दिया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुए इस व्यावसायिक प्रक्षेपण में 36 उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया है। प्रक्षेपण वाहन की लंबाई 43.5 मीटर है। प्रक्षेपण वाहन की लंबाई कितनी है? 43.5 मीटर है तथा उपग्रहों का वजन 5805 किलोग्राम है। ये उपग्रह ब्रिटेन की एक दूरसंचार कंपनी के हैं, जिसमें एक बड़ी भारतीय कंपनी की भागीदारी भी है। इस कंपनी
के 36 उपग्रहों को पिछले साल अक्टूबर में भी प्रक्षेपित किया गया था। इसरो वैश्विक स्तर की एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान तो है ही, यह अपनी वाणिज्यिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कई देशों और कंपनियों के उपग्रहों को विकसित और प्रक्षेपित करने का काम भी करती है। कम लागत के साथ क्षमतागत विश्वसनीयता के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार में इसरो की खास लगातार बढ़ती जा रही है। साख लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार की उपलब्धि उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के साथ उसकी व्यावसायिक सेवाओं की मांग को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। इसरो और उससे संबंधित संस्थाओं के विकास को प्राथमिकता देने के साथ साथ सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निजी निवेश और स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाने पर भी ध्यान दिया है। ऐसा प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे हैं। पिछले वर्ष नवंबर में एक निजी कंपनी द्वारा बनाए गए रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण इसरो ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जून 2020 में अंतरिक्ष के क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला था। आगामी दशक में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 20,000 से अधिक उपग्रहों के प्रक्षेपण की संभावना है। इसके लिए बड़ी संख्या में रॉकेट भी आवश्यक होंगे। साथ ही अभियानों से जुड़े कार्यों, सेवाओं और उपकरणों की मांग भी बढ़ेगी। ऐसे में इसरो के आदर्श नेतृत्व तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी से अंतरिक्ष अनुसंधान का भी विस्तार होगा तथा रोजगार के अवसरों व उद्यमों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। हाल के वर्षों में देखें तो इसरो ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2017 में एक ही अभियान में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो एक वैश्विक कीर्तिमान है। इससे पहले 2014 में पहले ही प्रयास में इसरो का यान मंगल ग्रह पहुंचा था। भारत ऐसी सफलता पाने वाला पहला देश है। चांद मिशन की उत्कृष्ट अभियान था। इनसेट मिशन के तहत कई उपग्रह दूरसंचार, प्रसारण, मौसम की जानकारी आदि कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इसरो की सेवाओं से कई देश लाभान्वित होते हैं। अगला आलेख है सरसों के उत्पादन पर जोर देना जरूरी। यह आलेख लिखे हैं पद्मश्री अशोक भगत जी, जो सचिव हैं विकास भारती बिशनपुर के। अधिकतर खाद्यान्न के उत्पादन में हमारा देश न केवल आत्मनिर्भर को प्राप्त कर चुका है, अपितु वैश्विक बाजार में भी अपना दबदबा बनाए हुए है। लेकिन दलहन व तिलहन में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसका मुख्य कारण इन फसलों के क्षेत्र को कम होना है। दलहनी एवं तिलहनी फसलों पर अपेक्षित शोध भी नहीं किया गया है। अब सरकार ने इस दिशा में कोशिश प्रारंभ की है। इसी पहल के तहत इन फसलों पर भी समर्थन मूल्य देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने अपना शोध भी तसल्ली से प्रारंभ किया है। इसका लाभ भी देखने लगा है। विगत कुछ वर्षों में तिलहन उत्पादन में काफ़ी प्रगति हुई है। सरसों की खेती में कम लागत के साथ कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। आजकल सरसों की खेती में किसान रुचि भी दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें नकदी फसलों की तरह मुनाफा होता है। आंकड़े बताते हैं कि देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 21.70 किलोग्राम तेल की आवश्यकता होती है। इस मांग की पूर्ति के लिए देश को प्रति वर्ष लगभग 33.20 मिलियन टन खाद्य तेल की जरूरत पड़ती है। देश में 2021-22 में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत के द्वारा लगभग 17.03 मिलियन टन तेल का उत्पादन हुआ था, जबकि 16.13 मिलियन टन आयात करना पड़ा था। इस अंतर को कम करना बहुत जरूरी है। हमारे देश
में तिलहनी फसलों की खेती ज़्यादातर वर्षा आधारित क्षेत्रों में की जाती है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर है। क्षेत्रफल के हिसाब से कुल क्षेत्रफल के 34% भाग में सोयाबीन, 27% में मूंगफली एवं 27% क्षेत्र में सरसों की खेती की जाती है, जबकि तिलहन के कुल उत्पादन में सरसों का योगदान 8.43 मिलियन टन है। सरसों के 6 प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात एवं पश्चिम बंगाल हैं। पंजाब, बिहार, झारखंड, असम आदि में भी इसकी खेती अब बड़े पैमाने पर होने लगी है। सरसों फसल का करीब 25% क्षेत्र असिंचित एवं वर्षाश्रित होने के कारण इन क्षेत्रों की औसत उपज कम है। खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए सरसों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की आवश्यकता है। सरसों का उपयोग तेल एवं साग के लिए किया जाता है। इसके बीजों का उपयोग मसाले, अचार, साबुन, ग्लिसरॉल बनाने तथा इसकी खल्ली का उपयोग पशुओं को खिलाने एवं जैविक खाद बनाने में होता है। औषधीय गुणों के कारण सरसों तेल अनेक रूपों में उपयोग में लाया जाता है। खाद्य तेलों में 2 प्रकार के वसीय अम्ल पाए जाते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त अम्ल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अनुशंसित भोजन में पर्याप्त कुल ऊर्जा का 10% भाग संतृप्त वसीय अम्लों में लेना चाहिए। सरसों के तेल में 60% एकल असंतृप्त एवं 12% संतृप्त वसीय अम्ल पाया जाता है। यही नहीं, इसमें 40 से 60% तक इरूसिक एसिड, 10 से 12% तक ओलिक एसिड, 6 से 8% तक ओमेगा 3 अल्फा लिनोलेनिक और 10 से 15% ओमेगा 6 पाया जाता है। हाल में विकसित कुछ नई किस्मों के कम इरूचिक अम्ल पाया जाता है। इन किस्मों के तेलों की मांग ज़्यादा है। सरसों का तेल ओमेगा 3 का अच्छा स्रोत है, जिसके कारण इसमें आँखों एवं हृदय को स्वस्थ रखने के साथ ही साथ कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। राई और सरसों के अलावा कुछ तेलों में संतृप्त वसा एवं ट्रांस फैट रक्त वाहिनी में वसीय पदार्थों को जमा करने का कार्य करती है, जिससे हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है। खासकर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। सरसों तेल में मालिश करने से शरीर में खून का संचार अच्छी तरह होता है, जिससे मांसपेशियों का तनाव एवं दर्द दूर होता है। साथ ही यह त्वचा पर निखार भी लाता है। सरसों तेल एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है। यह बालों के विकास के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। इसमें डाइसिग्लिसरॉल पाया जाता है, जो वजन कम करने में सहायता करता है। सरसों तेल को सोने से पहले तो तलवों में लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और नींद भी अच्छी आती है। दांत दर्द में सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसूड़ों पर मालिश करने से लाभ होता है। हृदय रोगियों के लिए यह तेल एक सस्ता एवं सुलभ इलाज है। सर्दी जुकाम के रोगियों को सरसों के तेल में लहसुन एवं अजवाइन को गर्म कर छाती पर मालिश करने से फ़ायदा मिलता है। यह अस्थमा रोगियों के लिए भी हितकारी। तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए फसल चक्र में परिवर्तन किया जाना उपयुक्त है। इनका उत्पादन नगदीय फसलों के रूप में किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। किसानों को प्रेरित करने के लिए उत्पादन क्षेत्रों में अनुदान आधारित सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। दलहन और तिलहन उत्पादन को प्रमुखता देने से
हरित क्रांति जैसे लाभ मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला आलेख है देश दुनिया से। ताइवान पर चीनी राजदूत की गलत बयानी। क्या है? ताइवान पर चीनी राजदूत की गलत बयानी। ऑस्ट्रेलिया में चीन के राजदूत शियाओ कियान ने ताइवान को लेकर लगातार कई झूठे दावे किए हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ और प्रमुख विवरणों की अनदेखी कर चीनी राजदूत ने दुनिया को एक भ्रामक कहानी सुनाई कि ताइवान सही अर्थों में चीन का भाग है। राजदूत के दावों के उलट ताइवान पर चीन का नियंत्रण छोटा और बिखरा हुआ रहा है। हालांकि मिंग और किंग जैसे पिछले चीनी राजवंशों का ताइवान पर अपूर्ण प्रभाव और नियंत्रण रहा, पर द्वीप पर कभी भी चीन का शासन नहीं रहा है। चीनी राजदूत ने यह भी दावा किया कि 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में के प्रस्ताव 2758 ने चीन के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि ताइवान उसका एक प्रांत है। लेकिन शायद राजदूत ने लिखा कि यह धारणा कि ताइवान चीन का हिस्सा है वह राजनीतिक आधार है जिस पर चीन अन्य देशों के साथ संबंध विकसित करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहमति हासिल करता है। राजदूत की यह गलत बयानी कूटनीतिक शब्दांडवर लग सकती है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि यदि चीनी सरकार के धोखे का प्रभाव शुरू हो जाता है तो ताइवान के उदार लोकतंत्र और उसके 24 मिलियन लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को भयावह परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चीन ताइवान पर अपने नियंत्रण वाली सोच को इस निर्विवाद सत्य के रूप में दुनिया को मनवाना चाहता है कि यह द्वीप सही तौर पर वह व्यवहार्य रूप में चीन का एक प्रांत होना चाहिए। ताइवान को लेकर अपनी इस मंशा को पूरी करने के क्रम में चीन यह भी चाहता है कि इस द्वीप के साथ दुनिया के संबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की शर्तों पर हो। अगला आलेख है आपके पत्र से। कल के लिए बचाना होगा पानी। यह आलेख लिखा है मनीष मिशन मदनपुर औरंगाबाद जी से है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए सभी को जागरूक होकर जल संरक्षण करना चाहिए। गिरते भूजल स्तर के कारण देश के कई हिस्सों में पीने के पानी का किल्लत है, इसलिए पानी की बर्बादी को रोकना आवश्यक है। इससे आने वाली पीढ़ी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। समय रहते पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसे बचने के लिए तालाब के साथ जल स्रोतों को फिर से ठीक करना होगा। अगला आलेख है डाक सेवक बहाली में फर्जीवाड़ा। बिना किसी लिखित परीक्षा के मैट्रिक परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर होने वाली ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। खबर के मुताबिक 647 में से 592 चयनित अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पाने की कोशिश की। अब विभाग इन फर्जी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। अंक के आधार पर होने वाली अधिकतर बहालियों में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। नए सिरे से ये बहालियां लिखित परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। अगला आलेख है चकाचक पैसा कोई रिकॉर्ड नहीं। यह लिख रहे हैं आलोक पुराणिक, जो एक भयंकर हैं। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट में सीनियर सास की तरह मौजूद है। उनकी हिदायतों को नए क्रिकेटर सुनते हैं, नई बहू की तरह जो सास की हिदायतों को पसंद भले ही न करे पर सुननी तो होती है।
भारत के ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला गंवाने पर गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम को आईपीएल के उत्सव में इस हार को भूलने की गलती नहीं करनी चाहिए। आईपीएल वैसा बहुत चकाचक टूर्नामेंट है इस मायने में कि यहाँ हराने और जीतने का फर्क देश पर नहीं पड़ता। चकाचक पैसा, कोई रिकॉर्ड नहीं, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी भी नहीं। गावस्कर याद दिला रहे हैं, भुलाना नहीं है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। गैंग्स ऑफ वासेपुर का यह डायलॉग इंडियन क्रिकेटरों को याद करा देना चाहिए। वर्ल्ड कप में फिर से ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो सकता है, भूलने का नहीं है। फैजल की कसम गावस्कर भूलने नहीं देंगे, वरना हमारे खिलाड़ी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। साल में आईपीएल इतना मचा रहता है कि लगता है कि क्रिकेट का मतलब आईपीएल ही है। आईपीएल का मतलब कमाई है। दो देशों के टूर्नामेंट का मतलब क्या है? जी बस राष्ट्र गौरव। नकदी ठोस है, असली है। राष्ट्र गौरव तो भावना की बात है। भावना का क्या है जी? इधर की उधर हो लेती है। एक भारतीय क्रिकेटर होते थे, पहले भारत में खेलते थे, अब अमेरिका चले गए हैं। क्या पता कुछ समय बाद अमेरिकन क्रिकेट टीम की तरफ से खेलें तो उनकी भावना तो अमेरिकन ही मानी जाएंगी। भावना क्या है जी? नॉन ठोस सा आइटम है। कैश ठोस है, एकदम ठोस है। ठोस उपलब्धियों की तरफ जाना चाहिए। भावनाओं में क्या रखा है? हमने बचपन में तमाशा स्कूलों की दीवारों पर यह सूत्र बाइक के लिखा देखा, भावना से कर्तव्य महान होता है। राष्ट्रीय गौरव की भावना में क्या रखा है? कर्तव्य है कि धनाधन स्पीड से चकाचक का अमाउंट में पैसा कमा लेना। कर्तव्य पथ पर निकलना चाहिए खिलाड़ी को। भावना का क्या है? आज है कल ना हो। भावना में कुछ ना रखा। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की टीम को हरा दिया। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने कितना कुछ किया, पर अफगानिस्तान वाले एहसान ना मानते और पाकिस्तान की पिटाई कर देते हैं। पाकिस्तान का बुरा वक्त चल रहा है, हर कोई उन्हें पीट कर चला जाता है। पीट कर भी पाकिस्तानी का उठते हैं, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। पाकिस्तान का सूत्र वाक्य बन गया है। पाक पीएम, विदेश मंत्री, आर्मी जनरल सब अलग अलग देशों में जाकर यही कह रहे हैं, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। अगला आलेख है ईश्वर व हमारा अस्तित्व। ईश्वर व हमारा अस्तित्व। माना जाता है कि जब हम स्वयं को ईश्वर कहते हैं तो कहीं न कहीं हम इस निंदा जैसा बड़ा अपराध कर रहे होते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, यह कहना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। ऐसा कहकर आप इस बात को नकार रहे हैं कि ईश्वर सभी जगह विद्यमान है। आप प्रेम से बने हैं। अगर आप कहते हैं कि आप ईश्वर नहीं हैं तो आपका अर्थ है कि आप ईश्वर और प्रेम में भिन्नता कर रहे हैं। ईश्वर को प्रेम न मानना एक तरह से इस निंदा करना है। मैं यहाँ आपकी चेतना है। जब आप कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ तो इसका अर्थ है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ईश्वर जागरूक है, सचेत है और सावधान है, आपका अस्तित्व है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ तब आप ईश्वर को अपने अस्तित्व का भाग मानने से इनकार कर देते हैं और निश्चित तौर पर इसे ईश्वर की निंदा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए आप उन पुस्तकों को नकार रहे हैं, उसमें लिखे सिद्धांतों को नकार रहे हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को अपनी छवि के तौर पर बनाया है। यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर हर जगह है तो इस दुनिया में
इतनी पीड़ा और नफरत क्यों है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक दूसरे से अलग चीज़ें भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। सापेक्ष अस्तित्व रखने वाली कोई भी चीज़ कभी पूर्ण नहीं होती। अच्छा बुरा, सही गलत सब कुछ सापेक्षिक है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि दूध पीना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा दूध पीना नुकसान पहुंचा सकता है। सत्य आपको द्विविधता तक पहुंचाता है और ईश्वर संपूर्ण सत्य है। किसी फिल्म में जब प्रकाश का उपयोग किया जाता है तब उस प्रकाश को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि फिल्म कैसी है। प्रकाश हमेशा वहाँ रहेगा। इसी तरह उसके मस्तिष्क में भले ही कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आप ईश्वर हैं और आपको इसे नकारना नहीं चाहिए। आज का एडिटोरियल समाप्त होता है।